I welcome you all to Major HS Culsis Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss NDA 2025 second paper of history section. आज हम हिस्ट्री सेक्शन का पेपर कवर करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. So we are going to see NDA 2025 second paper of written exam of history PYQ. आज हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो एनडीए में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं. लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और साथ में सॉल्व करेंगे और सही आंसर देखेंगे. हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन लखनऊ इन अप्रैल 1936. तो क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑल इंडिया किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, वो कब लखनऊ में हुआ था, कहां 1936 लखनऊ में हुआ था, वो किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके नेतृत्व में उसकी अध्यक्षता की गई थी. हु हैज प्रिसाइडेड द फर्स्ट सेक्शन और सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन लखनऊ. ऑप्शन ए सजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी आर.जी. रंगा, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण. सो हियर द करेक्ट आंसर इज सजानंद सरस्वती. ऑप्शन ए आपका सही आंसर है. ये 1936 में बनाया गया था. इनके 3 ऑब्जेक्टिव थे. दे वर हैविंग द 3 ऑब्जेक्टिव्स. इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे. क्या थे 3 ऑब्जेक्टिव्स? अबॉलिश जमींदार सिस्टम, अबॉलिश्ड जमींदारी सिस्टम, पहला ये बोला गया था. सेकंड क्या बोला गया था? रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू. थर्ड बोला गया था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, महाजनगिरी जो है वो खत्म की जाए, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. सो दीज वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि सजानंद सरस्वती द्वारा प्रिसाइडेड किए गए थे. कब? 1936 लखनऊ में. सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर, सजानंद सरस्वती. अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? तो आपको याद रखना है जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये 1920s में तमिलनाडु रीजन में स्टार्ट हुआ था. कब? 1920 में 1920 वेयर इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था. और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इट हैज बीन स्टार्टेड बाय ईवी रामास्वामी नाइकर. करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था. इन्होंने क्या बोला गया था? मेन एम वाज टू प्रमोट द सोशल इक्वालिटी. सोशल इक्वालिटी प्रमोट करना है, रैशनलिज्म एंड एरेडिकेट द कास्ट सिस्टम. सो बेसिकली क्या बोला गया था? टू प्रमोट the main aim was to promote social equality and eradicate the caste system, eradicate the caste system, eradicate the caste system and religious orthodoxy, and eradicate religious orthodoxy. रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादी वाली जो विचारधारा है. तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था जो कि ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा शुरू किया गया था. सोशल इक्वालिटी प्रमोट करना था, रैशनलिज्म, इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम, इरेडिकेट द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के, जो कि मैंने आपको बताया. सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमने अभी देखा. Here we go with our third question. So चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. चोला इंस्क्रिप्शन, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड. बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ लैंड के बारे में चोला इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर मेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल. स्कूल के मेंटेनेंस के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया?
तो आप इसमें जो टर्म यूज किया गया इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड शाला भोगा। अब देखो शाला भोगा, शाला जैसे हम पढ़ते हैं पाठशाला, ठीक है, पाठशाला जहां पर पढ़ने जाते हैं तो शाला यूज हो रहा है, तो शाला इज बेसिकली अ व्हाट टर्म ओरिजिनेट मीनिंग ऑफ स्कूल एंड भोगा सिग्निफाइंग अ लैंड। सो शाला signifies what sala is meaning school, and bhoga signifies what, a land, that is called shala bhoga. It's basically a meant for maintenance of school. So ये maintenance of school के बारे में बात कर रहा है, तो शाला भोगा is basically a what, a land specifically using for what, for maintenance of school and educational institution. So you can be saying that shala bhoga is basically what, it's land that significantly gifted for maintenance of school and educational institution. तो ये था शाला भोगा, क्योंकि हमने देखा कई बार हमको लैंड के बारे में, कैटेगरीज के बारे में पता चलता है, कितनी कैटेगरीज की चोला में पता चलता है, उर के बारे में पता चलता है, काफी सारे नदियाल, काफी सारे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के बारे में पता चलता है। तो सेवरल इसमें यही चीज बोला गया है, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए क्या बोला गया है, तो शाला भोगा के बारे में बात किया है। शाला मतलब स्कूल, भोगा मतलब सिग्निफाइंग लैंड, तो sorts of enjoyment. So it's a land that's significantly gifted for maintenance of school and educational institution. That's called Shala Bhoga. The correct answer over here is B, Shala Bhoga, that is beta. Here we go with our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं तो यही है। इसमें क्या इजीएस्ट तरीके से है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट होम रूलिंग मूवमेंट। अगर आप होम रूलिंग मूवमेंट की बात करते हैं, होम रूलिंग मूवमेंट आपका 1916 में स्टार्ट किया गया था बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट का जो हेडक्वार्टर था दैट इज पुणे, और एनी बेसेंट का जो हेडक्वार्टर था सॉरी वो मद्रास था, और दैट इज कॉल्ड तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जो हेडक्वार्टर था वो पुणे था। तो ये बेसिकली क्या था, सेल्फ रूल मूवमेंट की बात की गई थी। इंस्पायर्ड किससे थे, इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरस होम रूलिंग मूवमेंट, उसके द्वारा था। अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला गया है। लोकमान्य तिलक वाज सेट अप अ होम रूलिंग मूवमेंट इन बॉम्बे प्रोविंशियल हेल्ड एट बेलगांव इन 1916। नेक्स्ट, एनी बेसेंट अनाउंस्ड फॉर फाउंडेशन ऑफ होम रूलिंग मूवमेंट इन सितंबर 1916। To avoid the friction, Tilak League was to work in Maharashtra. That is बोला था महाराष्ट्र में वर्क करने की बात बोली गई थी। महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, पुणे में हेडक्वार्टर बनाया, ठीक, एक्सेप्ट बॉम्बे, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार, एंड बेसेंट लीग वाज टू गिवन टू चार्ज ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपना हेडक्वार्टर मद्रास से बनाया। Which of the following code in the given code, कौन सा करेक्ट आंसर है, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1, 2 and 3। होम रूलिंग मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, 1916 में इसको स्टार्ट किया गया था और ये सेल्फ रूल मूवमेंट था। और ये सेल्फ रूल की बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत तरीके से इस मूवमेंट को लीड किया, यूथ को मोबिलाइज किया, डिबेट्स कॉम्पिटिशन कराए, डिस्कशंस कराई, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराए, और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक एंड एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट का जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में था और बीजी तिलक का जो हेडक्वार्टर था वो पुणे में था। तो यही क्वेश्चन इसमें बोला गया है, दो ही सेटअप अ लीग एट बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात है, हेल्ड एट बेलगांव, दैट इज 1916। सेम वे एनी बेसेंट अनाउंस टू फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, दैट इज इन 1916,
और बोला था कि हम लोग के बीच में क्लैशेस ना हो, तो इन्होंने अपने कोर एरिया डिफाइन कर लिए थे कि मैं इधर लीड करूंगा, आप वहां लीड करना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट्स कॉल्ड डेल्टा, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखना बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के दो न्यूज़पेपर भी थे, बीजी तिलक के दो न्यूज़पेपर भी थे, कई बार दो न्यूज़पेपर भी पूछता है बीजी तिलक के, दैट इज केसरी एंड मराठा। केसरी एंड मराठा। जो केसरी न्यूज़पेपर है वो मराठी में है, मराठा जो न्यूज़पेपर है वो आपके इंग्लिश। सेम चीज आपको याद रखना। सेम वे एनी बेसेंट की बात करते हैं हम, एनी बेसेंट के भी दो न्यूज़पेपर थे, दैट इज न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, दो तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या है? डेल्टा, जो कि मैंने आपको बता दिया। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर नॉट करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर से रिलेटेड नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन सा स्टेटमेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात नहीं कर रहा है। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा, करेक्ट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रेसिडेंट फाउंडर भी थे, प्रिंसिपल भी थे। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रोल क्या था? लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट। क्या किया था इन्होंने? लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। बात सही है। He was the government inspector of school. He was the government inspector, correct. He was the secretary of Betun school. It is also correct. And he was the founder of Widow Remarriage Act. The answer is not. He was not a founder of Widow Remarriage Act. So Widow Remarriage Association was founded by whom? किसके द्वारा फाउंड किया गया था Widow Remarriage Association? Yes, it was founded by basically that is by Vishnu Shastri Pandit. It was founded in Bombay in 1853. 1853 में बॉम्बे में फाउंड किया गया था by Vishnu. It is founded by Vishnu Shastri Pandit. 1853 में किया गया था। It is in 1853 by Vishnu Shastri Pandit. और इन्होंने ये नहीं किया था along with who was another associated, that is M.G. Ranade. So these are the correct option. बस ये सही है, इनके बारे में ये भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा काम किया था, सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को लेके बात किया गया था, सोशल रिफॉर्म के बारे में बात किया गया था, सपोर्ट फॉर वुमेन एजुकेशन के बारे में बात किया गया था, एम्पावरिंग वुमेन के बारे में बात किया गया था, लीगलाइजेशन ऑफ विडो की बारे में बात किया गया था बाय 1856। और इस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ये चीज आपको याद रखनी है। बट विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित 1853 अलॉन्ग विद M.G. रानादे, दैट इज महादेव गोविंद रानादे। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना, जब से इस बार क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा हाई था, मतलब मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ गैट का पेपर गया था। जो मैंने अभी तक रीड किया था पूरे गैट के पेपर को, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा था, बच्चे चाह के भी इसको गलत क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में ढंग से पढ़ा होगा, एक टॉपिक आता है हिस्ट्री में SRM, सोशो रिलीजियस मूवमेंट। उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, चाहे वो स्कूल हो, प्रिंसिपल हो, इंस्पेक्टर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हो, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज की बात की गई हो, वो सारी चीजें इसमें आपको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज द पेपर विल बी द टफर साइड फॉर यू। आपके लिए राह आसान नहीं होगी, मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसके। नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन देखिए मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आए।
अब मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अभी देखो, अभी आपको मैंने आंसर भी बता दिया। विष्णु शास्त्री पंडित, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। कुछ नहीं करना, ए का टू कहां है उसमें चले जाओ, ए का टू इधर है, ठीक है। तो ए का विडो रीमैरिज एसोसिएशन, हाँ ए के टू पे आ जाना है। तो कहने का मतलब आपको डायरेक्टली सीधे पे आना है कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ए का टू आ गया, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये आपको आ गया। अब ए का टू कहां पर है, या तो इसमें इसमें, तो इसको काट दें, इसको काट दें, सीधा सीधा बात। नेक्स्ट, करण सोनास मुरली के बारे में बात किया जा रहा था, तो इनका क्या था, दैट इज कॉल्ड। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात किया गया था, इसके बारे में। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय, वैदिक फिजिक्स एंड साइंटिफिक ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म, डी का वन। अब डी का वन आ रहा है, या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। क्वेश्चन को समझे, उसके हिसाब से हम लोग पूरी चीजें करेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात बोलते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर, यू शुड बी रिमेंबर। ठीक है। एंड करणसो दास मुलजी। तो दीज आर द फ्यू थिंग यू शुड बी रिमेंबर कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है। नेक्स्ट यू शुड बी रिमेंबर देवेंद्रनाथ टैगोर, दैट इज तत्वबोधनी सभा, C4 and D1 and B option, that is 3 सत्यरथ प्रकाश। C option is correct, चार्ली। चार्ली is the correct answer, you should be remember। चले बढ़ते आगे। इन द हरप्पन सिविलाइजेशन ट्रेसेस ऑफ कनाल की बात कर रहा है। कहां पर आपको नहर मिली है, नहर के बारे में आपको बात बोली गई है। देखिए कनाल का जो ट्रेसेस है वो आपका शॉर्ट गई में बात बोली गई है। शॉर्ट गई अफगानिस्तान रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ता है। द ट्रेसेस ऑफ कनाल की बात की गई है, शॉर्ट गई, जहां पर अफगानिस्तान रीजन के पास में ही बात बोली गई है। सेम वे से अदर ऑप्शन की बात करते हैं, लोथल। लोथल आपका क्या है, इट्स अ डॉकयार्ड। ये कहां पड़ता है आपके, गुजरात में पड़ता है। सेम वे धौलावीरा, it is also in Gujarat. It is named for unique rainwater harvesting and giant water रिजर्वायर। बनावली आपके हरियाणा में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ओवर है शॉर्ट गई, दैट इज इन अफगानिस्तान रीजन। द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान, शॉर्ट गई, सी ऑप्शन। सेम बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स टू इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द विद इन द अर्लीस्ट। बिगिनिंग, सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया। पीटर मुंडी की बात करते हैं। पीटर मुंडी इज बेसिकली अ इंग्लिश ट्रैवलर मर्चेंट। हु इज ही इज अ इंग्लिश traveler merchant, who is an English traveler merchant. He came under during the time of शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे आया था। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा दैट इज 1630 1634 के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था, शाहजहां के टाइम पे आया था। आप लोग खुद ही इसके आंसर पे अपने आप जाएंगे, बस मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। एंटोनियो मॉन्टसेरेट, ये किसके टाइम पे आया था, ये अकबर के टाइम पे आया था, ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ अकबर। कब आया था, 1579 ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ये जीसस मिशन में आया था। किसमें आया था, जीसस मिशन के लिए आया था।
Same way, Alfonsi Nikitin, it came, he was from Russia in 1466. He was a Russian traveler. It came during the reign of Bahmani Muhammad Shah, a Bahmani king. Same way, Ibn Battuta came during the reign of Muhammad bin Tughlaq, 1333. तुगलक, और इसने किताब भी लिखी थी, पेपर में उसके बारे में भी पूछा गया है, कौन सी बुक लिखी थी, एंड ही रोट रहला। अब आप लोग खुद आंसर पे आओ और अरेंज करो। मैंने सारी चीजें लिख दी हैं कि कब कौन कौन आया था, कैसे आया था, किस टाइम पीरियड पे आया था। नाउ द करेक्ट क्रोनोलॉजी आप देखें तो दैट्स कॉल्ड 4-3-2-1, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को खुद मिला लें आप, पूरे चीज को आप खुद देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमने डिस्कस किया। काफी डिटेल में हमने टॉपिक को डिस्कस किया, हर एक टॉपिक के बारे में बताया आपको, आप अरेंज करें। आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आप केवल इब्न बतूता से भी आंसर निकाल सकते थे। इब्न बतूता सबसे पहले आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, और ये मोरक्को से आया था, और उसे किताब लिखी थी रहला। तो 4 आंसर पे आ जाते हैं, तो अभी आप आंसर तक पहुंच सकते थे। सो दिस वॉज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब देखिए, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, सिंगुतु वन इज द नेम ऑफ व्हाट, सिंगुतु वन इज द नेम ऑफ व्हाट। इसमें से ये क्वेश्चन ही गलत है, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे जब फाइनल आंसर की आएगी तो इसमें यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डिनाई करेगा, और इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है। यूपीएससी से एक मिस कह सकते हैं कि एक गलत क्वेश्चन बना दिया गया है, ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। ना ही ये पांड्या रूलर थे, ना ही चोला किंग था, ठीक है, ही वॉज अ चेरा किंग सिंगुतु, और ना ही ही वॉज अ मिनिस्टर ऑफ सातवाना, नाइदर इट वॉज अ कैपिटल सिटी ऑफ चेरास, ही वॉज अ सिंगुतु वन इज अ चेरा किंग, द करेक्ट आंसर इज चेरा किंग। तो ये दिया नहीं है, तो चोला किंग दे दिया है, तो चेरा किंग आंसर है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। यूपीएससी इसको क्रॉस कर देगी क्वेश्चन को। सेम वे, रामचरित्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिव्य सत्र काव्य टेलिंग द टू स्टोरीज ऑफ साइमल्टेनियसली वाज रिटन बाय whom, किसके द्वारा लिखी गई थी, बाय रिटन बाय whom, इट हैज बीन रिटन बाय संध्याक्षकारा, संध्याकारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो रामचरित्र इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, टेलिंग द टू स्टोरी साइमल्टेनियसली, इट्स बेसिकली टेलिंग द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है, इट्स बेसिकली रिकाउंट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। So it recount the story of Lord Rama from Valmiki Ramayan. C option here is correct. So नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्या बोलता है अनदर क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से अनदर क्वेश्चन है, एक्ट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टैब्लिश्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर एंड द गवर्नमेंट अंडर विच एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1830। किसके बारे में ये बात कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पिट्स एक्ट 1784 के बारे में ये जिक्र किया गया है। किसके बारे में जिक्र किया गया? पिट्स एक्ट के बारे में जिक्र किया गया, क्योंकि क्या बोला गया था इसमें पिट्स एक्ट में? इट ब्रॉट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो जो पॉलिटिकल और कमर्शियल था वो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर डायरेक्टली आ गया था। ड्यूल गवर्नमेंट की बात बोली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था कमर्शियल फंक्शन के लिए, एंड ब्रिटिश को डायरेक्ट करने के लिए बात की गई थी पॉलिटिकल कंट्रोल की। तो पिट्स एक्ट में क्या बोला गया था? ड्यूल कंट्रोल की बात बोली गई थी, ड्यूल कंट्रोल की बात बोली गई थी, ड्यूल गवर्नमेंट की बात बोली गई थी।
क्या ड्यूल गवर्नमेंट की बात बोली गई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको क्या दिया गया था? इट रिटेन द कंट्रोल, it retain the control that is called commercial functions. कमर्शियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। और सेम वे दूसरी क्या बोला गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को पॉलिटिकल राइट दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट द पॉलिटिकल कंट्रोल। तो ये दो चीजें थी पिट्स एक्ट के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। जो कि कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में थी वो पिट्स एक्ट में दूर की गई। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया था? द सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड। और ये बोला गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रहेगा वो टॉप में रहेगा, उसके अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास काम करेंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात बोली गई थी। और लॉर्ड इम्प्ले को पहला सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। अगर आप चार्टर एक्ट 1793 की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया था? 20 इयर्स के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली ट्रेड थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी। और 1813 में फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, क्या एंड कर दिया गया था? इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली। इट एंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्वेश्चन भी सीडीएस में डायरेक्टली पूछा गया था, एनडीए में भी पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं आंसर इसका सी होगा, बी होगा, पिट्स एक्ट 1784, जिसमें ड्यूल गवर्नमेंट की बात करने को बोल रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कमर्शियल फंक्शन देखेगी, पॉलिटिकल फंक्शन आपका बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। तो जो कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी तो उसको पूरी करने के लिए पिट्स एक्ट आया था। फिर चार्टर एक्ट में 20 इयर्स का एक्सपेंड कर दिया गया था। 1813 में फाइनली आपका जो मोनोपोली ट्रेड था वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। क्या एक्चुअली क्या हुआ था, जब एडवेंट ऑफ यूरोपियन हुए थे, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या था, मोनोपोली ले ली थी। मतलब उन्हीं का राज चल रहा था कि भाई हम ही करेंगे ट्रेड इंडिया पे और कोई भी कंपनी इंग्लैंड से ट्रेड नहीं करेगी। फिर फाइनली चार्टर एक्ट 1813 में इसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। तो ये जो एक्ट की सीरीज है वो रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हो जाती है। रेगुलेशन के बारे में बात करने की बात करते हैं तो इसके बाद आपका 1833 भी आता है, चार्टर एक्ट 1858 भी आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी आता है, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाता है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर कर दी जाती है फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो वो सारी चीजें थी जो हमने लेक्चर्स में देखी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, सो हु अमंग द फॉलोइंग द सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। अब खालसा पंथ का फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था, इसमें ये बोल रहे हैं। तो इसका जो आंसर है खालसा पंथ, दैट इज गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का क्या किया गया था, फाउंडेशन लेड किया गया था। कब किया गया था? 1699 में किया गया था। 1699 में किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी। बैसाखी डे के दौरान इसको किया गया गुरु गोविंद सिंह के बारे में। कहां पर किया गया था? दैट इज आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में किया गया था। अब गुरु नानक की बात करें, गुरु नानक, इनको बाबा नायक भी बोलते हैं, नानक भी बोलते हैं, और ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, फाउंडर ऑफ सिखिज्म भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नेक्स्ट यू शुड बी रिमेंबर ही वाज द फर्स्ट सिख गुरु। गुरु अर्जुन की बात करें, ही वाज द फिफ्थ गुरु। गुरु अर्जुन वाज द he was the fifth guru and he was executed by Jahangir. Executed by Jahangir. जहांगीर ने इनको मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? जहांगीर का बड़ा बेटा था खुसराव, उसने रिवोल्ट कर दिया जहांगीर के लिए, जहांगीर के अगेंस्ट। और फिर वो गुरु अर्जुन देव के पास गया था आशीर्वाद लेने। गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि तुम जाओ, तुम अब राजा बनोगे। फिर जहांगीर को ये चीज पता चल गई। जहांगीर ने अपने बेटे को बुलाया, उसकी आंखें निकालनी, ही मेक द खुसराव ब्लाइंडेड एंड एग्जीक्यूटेड फिफ्थ गुरु अर्जुन देव। फिर नेक्स्ट गुरु बनते हैं, वो बनते हैं गुरु हरगोबिंद। ये सिक्स्थ गुरु बनते हैं और इन द एज ऑफ very young age, in the age of 11 years, he became the next guru. He was the sixth guru.
इन द एज ऑफ 11 एंड ही बिकम द गुरु हरगोबिंद। और खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और खालसा पंथ में 5 के बारे में बोला गया था कि मतलब 5 के, कंगा, केश, कड़ा, कच्छा। तो ये 5 के का कंसेप्ट भी यहीं पर डाला गया था, यहीं से आया था। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, इनको बाबा नानक भी बोलते हैं, गुरु नानक को। सो यहां से क्वेश्चन आया था। Here we have done all the question of history section। यहाँ पर हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को कवर किया, सारे क्वेश्चंस को देखा और सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी दिया और आपको एक इंसाइट दिया कि देखिए पेपर का लेवल उठ चुका है, अब पेपर उतना इजी नहीं आ रहा है। आप देखिए इस बार गांधी से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को लगाने को क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ट्रैवलर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो इस बार का पेपर का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यूपीएससी अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रही है और एनडीए का भी लेवल इंक्रीज बढ़ रहा है, गैट। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी हिस्ट्री सेक्शन के 2025 पेपर के, लेटेस्ट पेपर के। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।